तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक असल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस को कोरिलेट करता है, जिसका टाइटल है यूनिटी फॉलोअर सर्किट। तो ये सर्किट यूनिटी फॉलोअर डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प लेनी पड़ती है। और असल में ये जो आपकी सर्किट है ना, वो सर्किट इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल्स के लिए, या फिर यूं कहिए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों के बीच में ये एक बफर की तरह काम करती है, कि या फिर यूं कहिए ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। ये असल में कोई एम्पलीफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती है, और ना ही ये कोई सिग्नल को कोई एडिटिव एजेंसीज प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जितने एम्पलीट्यूड में, या फिर यूं कहिए जितने अमाउंट में, जितने वोल्टेज की हाइट के साथ इनपुट सिग्नल इसके अंदर दिया जाता है, उतने ही वोल्ट की हाइट के साथ और उतनी ही अमाउंट में ये सिग्नल को क्या कर देती है, आउटपुट में फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप बीच में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके एक यूनिटी फॉलोअर की सर्किट को डिजाइन करते हैं, जहाँ पे आप एक फीडबैक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फीडबैक का जो लूप है वो लूप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसमें कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट, जैसे हम कुछ अलग अलग तरह से कैपेसिटर या तो रेजिस्टर इस्तेमाल करते थे, ऐसा कोई कंपोनेंट यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करते हुए एक फीडबैक लूप बनाया जाता है। सो ये जो आपकी यूनिटी फॉलोअर सर्किट है, वो असल में यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में जो इसका रेशियो बन के आता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये असल में कितना होता है, 1 होता है, जिस वजह से इस सर्किट को क्या बोलते हैं, यूनिटी फॉलोअर। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे यूनिटी फॉलोअर की सर्किट को समझना चाहते हैं, तो पहले आपको नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाया जाता है। इस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर में जो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलता है, V आउटपुट मतलब कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज इनटू द ब्रैकेट 1 + k। तो इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और इसी इक्वेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए, और वही नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो बेसिक सर्किट थी, उसी सर्किट में थोड़ा सा स्लाइट सा मॉडिफिकेशन करके हम यहाँ पे यूनिटी फॉलोअर की सर्किट डिजाइन करने वाले हैं। सो अगर पहले आप उस वीडियो को देख लेते हैं, तो इस बात को, इस टॉपिक को और इस सर्किट को समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। सो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हमारे यूनिटी फॉलोअर सर्किट के बारे में। यूनिटी फॉलोअर की सर्किट को समझने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रीव्यू ले लीजिए, जो प्रीव्यू डिपेंडेंट है यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट के ऊपर। तो ये है हमारी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट, जिसमें ये हमारा ऑर्डिनरी इनपुट सिग्नल की, जिसे हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसे हम कहाँ पे देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में, जिस टर्मिनल को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये जो ऑप एम्प का आउटपुट होता है, उस आउटपुट को हम यहाँ पे RF रजिस्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक रजिस्टर। सो इस फीडबैक रजिस्टर की हेल्प से हम इस आउटपुट के थोड़े से पोर्शन को यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल में, मतलब कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो इस नेगेटिव टर्मिनल में इसे हम थोड़ा सा फेड इन करते हैं, फीडबैक देते हैं। और इस नेगेटिव टर्मिनल को, मतलब कि जिस टर्मिनल में हम ऑर्डिनरी इनपुट नहीं प्रोवाइड करते हैं, उस टर्मिनल को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, जो कि हमारा बेसिक ऑप एम्प का प्रिंसिपल है। सो इसी वजह से हमने इस नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे R1 रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे क्या किया है, ग्राउंड किया है। सो ये है हमारी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बेसिक सर्किट। तो इसी सर्किट को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस RF रजिस्टर और R1 रजिस्टर, इन दोनों को यहाँ से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस R1 रजिस्टर को रिमूव करता हूँ, तो क्या होगा, ये इतना पोर्शन यहाँ से क्या होगा, एकदम निग्लेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे ये जो आपका वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट होता था और समिंग पॉइंट होता था, वो यहाँ पे ये जो X है ना, वो X अब यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं बताएगा। और ये आपका RF रजिस्टर डायरेक्टली यहाँ से रिमूव होकर ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। मतलब कि ये आपका जो फीडबैक का पोर्शन है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वायर की कनेक्टिविटी के साथ अप्लाई किया जाएगा। सो इस वजह से हमने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट का बेस लिया है, क्योंकि
हमें इनपुट प्रोवाइड करना है इस पॉजिटिव टर्मिनल से और RF को यहां से रिमूव करना है, और ये जो आपका इनपुट का पोर्शन था मतलब कि R1 रजिस्टर, उसे हमने यहां पे ग्राउंड के साथ साथ क्या कर दिया है, निग्लेक्ट, जिस वजह से आगे हम डिस्कशंस में देखेंगे कि RF की वैल्यू यहां पे 0 कंसीडर की जाएगी और आपके R1 रजिस्टर की वैल्यू यहां पे इनफाइनाइट कंसीडर की जाएगी। और कुछ इसी तरह से जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट सिग्नल को इस पॉजिटिव टर्मिनल में मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1 यूनिट एम्पलीफिकेशन के साथ, मतलब कि कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, ये जो आपका वोल्टेज का गेन है ना AV, वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे आपका वोल्टेज का गेन आपको 1 मिलेगा और कुछ इसी तरह से जैसा इनपुट सिग्नल आप यहाँ पे दे रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी सिग्नल आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा, जिसमें कोई एम्पलीफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप कि यहाँ पे इस सर्किट का थोड़ा सा प्रीव्यू लेने के बाद आपको ये यूनिटी फॉलोअर की सर्किट के बारे में समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिटी फॉलोअर की सर्किट किस तरह से वर्क करता है। तो ये है हमारी यूनिटी फॉलोअर सर्किट। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्लांसिंग देखा कि किस तरह से आपका नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए हेल्प करता है, और वहाँ पे मिलने वाला ये हमारा इक्वेशन हमारे लिए यहाँ पे यूनिटी फॉलोअर सर्किट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा ग्लांस कर लीजिए। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज और इसके साथ में मल्टीप्लाइड है 1 + k। तो ये 1 + k को हम बोलते हैं पॉजिटिव फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका k है ना, वो असल में k का इक्वेशन क्या है, RF/Rin, मतलब कि ये है आपका फीडबैक रजिस्टर अपॉन इनपुट रजिस्टर। तो ये फीडबैक रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ पे आप आउटपुट को डायरेक्टली, मतलब कि इस आउटपुट को जब आप यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के अंदर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे रास्ते में क्या कनेक्टेड होता है, एक फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे एक दूसरा इनपुट टर्मिनल क्या होता है, ग्राउंडेड होता है, मतलब कि ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, और इस ग्राउंडेड टर्मिनल के यहाँ के रास्ते में क्या होता है, R1, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, X पॉइंट, या फिर यूं कहिए वर्चुअली ग्राउंडेड पॉइंट X। सो कुछ इस तरह से हम आगे की सर्किट में ये बातों को अच्छी तरह से नोटिस कर चुके हैं। सो ये है हमारा आखिरी रिजल्ट, किस केस में है, तो ये है हमारा नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर सर्किट के केस में मिलने वाला आखिरी रिजल्ट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर की जो सर्किट थी, उस सर्किट में हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या किया। पहले तो ये किया कि ये जो आपका RF मतलब कि फीडबैक रजिस्टर था ना, उस फीडबैक रजिस्टर को हमने यहाँ से हटा दिया। तो एक तो हम ये बात बोलेंगे कि फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे 0 हो चुकी है। सो यहाँ पे फीडबैक लूप में कोई भी रजिस्टर नहीं है, जिस वजह से फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। सो एक बात ये नोटिस कीजिए। फिर दूसरी बात कि यहाँ पे हम ऑर्डिनरी सिचुएशन में, या फिर यूं कहिए बेसिक प्रिंसिपल के फॉर्म में ये बात जानते हैं कि अगर किसी एक टर्मिनल में आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरे टर्मिनल को आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या करना होता है, उसे आपको ग्राउंड करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपने इस नेगेटिव इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड नहीं किया है। सो आपने यहाँ पे इसे ग्राउंड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप Rin या फिर यूं कहिए R1 रजिस्टर कनेक्ट करते थे ना, उस R1 रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन में क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी भी रजिस्टर की हेल्प लेते हुए आपने इस वोल्टेज को यहाँ पे ग्राउंडेड नहीं किया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकल लैंग्वेज में ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं, 0 वोल्ट होते हैं। सो यहाँ पे आपने किसी भी टर्मिनल को ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। सो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ पे आपने जो इनपुट के लिए R1 रजिस्टर कनेक्ट करना चाहिए, मतलब कि जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर की सर्किट में यहाँ पे
R1 होना चाहिए, उस R1 की वैल्यू यहाँ पे असल में क्या है, वो R1 यहाँ पे इनफाइनाइट है। और फीडबैक के लूप में कोई भी RF मतलब कि फीडबैक रजिस्टर ना होने की वजह से RF की वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे 0 है। सो इन दो बातों को आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छी तरह से याद रखना है। और यही याद आपको इसलिए रखना है क्योंकि वही चेंज हमने यहाँ पे इस यूनिटी फॉलोअर की सर्किट में यहाँ पे क्या किया है, बताया है। क्योंकि फीडबैक के लूप को और यहाँ पे कनेक्ट होने वाले रजिस्टर को अगर आप यहाँ पे इस नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर की सर्किट के साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन के ऊपर आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे नहीं तो कोई एक रजिस्टर R1 है और ना ही यहाँ पे कोई फीडबैक रजिस्टर RF है। और अगर नहीं है तो इन दोनों की एब्सेंस में जो उनकी रियल वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे इस सर्किट में किस तरह से इफेक्ट करती है, इन दोनों बातों को भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे K की वैल्यू को डिटरमाइन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि K क्या है, ये K आपका इस इक्वेशन का फैक्टर। सो ये आपका फैक्टर K क्या है, ये है असल में RF अपॉन R1 या फिर यूं कहिए R इन। सो यहां पे RF को हमने क्या कंसीडर किया, 0 कंसीडर किया, R1 को यहां पे इनफाइनाइट कंसीडर किया। सो इन दोनों सिचुएशन में आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए 1 ओवर इनफाइनाइट, तो ये 1 ओवर इनफाइनाइट 0 होगा। सो ऑलरेडी ये न्यूमेरेटर का 0 और 1 ओवर इनफाइनाइट का ये दूसरा 0, तो ये दोनों का आंसर क्या बन के आएगा, 0 बन के आएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तो समझने में हमें यही बात याद रखनी है कि ये जो आपका फैक्टर है ना, K फैक्टर, उस K फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 0 बन के आएगी। फिर देखिए कि यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन हमें क्या समझ में देता है। और दूसरी बात कि जो हमने यहाँ पे फीडबैक लूप के बारे में सभी बातों को यहाँ पे मेंशन किया, उन्हीं के साथ आप ये याद रख लीजिए कि जो इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा वो इनपुट कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। क्योंकि अगर आप यहां से कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वहां से प्रोवाइड किया जाने वाला इनपुट आउटपुट में आपको कोई भी 180 डिग्री का फेज रिवर्सल नहीं देगा। मतलब कि यहां से प्रोवाइड किया जाने वाला इनपुट का सिग्नल अगर कुछ इस तरह से है तो आउटपुट में भी आपको वो सिग्नल इसी तरह से मिलेगा, मतलब कि वो इन फेज मिलेगा। सो यहाँ पे हम इसे क्या बोलते थे, पॉजिटिव स्केलर बोलते थे। जब हम यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स के बारे में बात की थी तब हमने वहां पे मेंशन किया था आखिर के डिस्कशंस में कि ये असल में क्या है, पॉजिटिव स्केलर है। सो हमने यहाँ पे यूनिटी फॉलोअर की सर्किट में क्या क्या चेंज किए, एक तो ये कि फीडबैक लूप को आपने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया है, शॉक कर दिया है RF रजिस्टर को हटाते हुए। और ये नेगेटिव टर्मिनल को जो आपको ग्राउंड करना चाहिए उसे आपने यहाँ पे R1 रजिस्टर को इग्नोर करके, मतलब कि आपने यहाँ से R1 रजिस्टर को निग्लेक्ट कर दिया है और सिर्फ इसे फीडबैक लूप तक ही क्या रखा है, इसे सीमित रखा है। मतलब कि इसी वजह से आपका ये R1 रजिस्टर यहाँ पे इनफाइनाइट बनता है। सो ये बातें थी आपको नोटिस करने के लिए अबाउट यूनिटी फॉलोअर सर्किट। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमें क्या क्या बातें बताई गई है, इन सभी बातों को हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर, मतलब कि ये आपका आखिर का इक्वेशन जो कि नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर की सर्किट के लिए हमने डिराइव किया था। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर वी कैन सी दैट फीडबैक रजिस्टर RF, आपका ये RF जो कि यहाँ पे कनेक्टेड होता था, फीडबैक रजिस्टर RF इज मेड 0, मतलब कि उसे हमने यहाँ से हटा दिया जिस वजह से उसकी वैल्यू बन के आएगी 0। एंड रजिस्टर R1 इक्वल्स टू द इन्फिनिटी, मतलब कि हमने R1 को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड नहीं किया है जिस वजह से R1 क्या बनेगा, इन्फिनिटी। देन द सर्किट हैव अ फिक्स्ड गेन ऑफ यूनिटी, मतलब कि सर्किट में ये जो गेन कंसिस्ट करने वाली ये टर्म है 1 प्लस K, अब ये क्या बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि 1 प्लस K ये पूरी के पूरी टर्म में हमने यहाँ पे RF और R1 की वैल्यू को कुछ इस तरह से कंसीडर करते हुए K को हमने क्या बना दिया है, 0 बना दिया है। सो K बनता है 0, सो आंसर बन के आएगा 1। मतलब कि ये गेन वाली जो टर्म है वो असल में क्या है, 1 है।
as all the output voltage will be present on the inverting terminal। सो यहाँ पे आपके जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे डायरेक्टली आप फीडबैक करके कहाँ पे दे देते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इसे आप डायरेक्टली दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने बीच में कोई भी RF रजिस्टर नहीं लिया है और ना ही कहाँ पे भी आपने R1 को कनेक्ट किया है। सो आपको यहाँ पे पहले पैराग्राफ से यही बात मेंशन करनी है, याद रखनी है कि किस तरह से हमने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर को और उसके इक्वेशन को इस्तेमाल किया और इस सर्किट में मॉडिफिकेशन लिया। फिर आगे देखिए, thus the non-inverting amplifier is converted into a special type of amplifier circuit called a unity follower और वोल्टेज फॉलोवर और यूनिटी गेन बफर। अब देखिए तीन नाम है, एक क्या है, यूनिटी फॉलोवर। सो यूनिटी फॉलोवर इसी वजह से बोला कि जैसे ही आपका ये फैक्टर 1 प्लस के सिर्फ और सिर्फ 1 बन के रह जाता है, सो क्या होगा, VO इज इक्वल्स टू V इन, मतलब कि जितने वोल्ट आप यहाँ पे इनपुट में प्रोवाइड करेंगे उतने वोल्ट डायरेक्टली आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएंगे। सो इसका डायरेक्ट मतलब ये बन के आता है कि आपके इनपुट वोल्टेजेस डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट वोल्टेजेस बनने वाले हैं। सो अगर इन दोनों के रेशियो को कंसीडर करते हैं, मतलब कि अगर हम AV का इक्वेशन लेते हैं तो AV का इक्वेशन क्या है, आउटपुट वोल्ट अपॉन इनपुट वोल्ट। सो अगर आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल है, मतलब कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, सो आपका AV ये क्या बन के आएगा, AV बन के आएगा 1। सो इस वजह से हम इसे बोलते हैं यूनिटी फॉलोवर, मतलब कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आपका आउटपुट अपने अंदर दिए जाने वाले इनपुट को क्या करता है, फॉलो करता है। सो इसे हम बोलते हैं यूनिटी फॉलोवर। दूसरा नाम है वोल्टेज फॉलोवर। तो वोल्टेज के फॉलोवर में हम ये बोलेंगे कि इनपुट में जितने वोल्टेज दिए जाते हैं उतने आपको कहाँ पे मिलते हैं, आउटपुट में। सो ये एक हद से या फिर यूं कहिए एक तरह से बोला जाए तो सिर्फ वोल्टेज को ये क्या करता है, फॉलो। लेकिन जो आखिरी बात है ना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि उसी एक नाम में इसकी एप्लीकेशन भी छुपी हुई है। सो ये आपका आखिर का नाम क्या है, वो है यहाँ पे यूनिटी गेन बफर। सो ये क्या है, यूनिटी गेन बफर। अब देखिए यूनिटी गेन, सो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया कि AV इज इक्वल्स टू VO अपॉन V इन। सो VO और V इन दोनों इक्वल होने के कारण आपको यहाँ पे AV क्या मिलता है, 1 मिलता है। सो ये हो गया यूनिटी गेन, मतलब कि इसका गेन जो है वो क्या है, 1 है। लेकिन ये दूसरी बात बफर, तो बफर क्या है कि आप यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किट में से पास आउट होकर यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। सो अगर आपको यहाँ पे जितना इनपुट वोल्टेज दिया जाने वाला है उतना ही वोल्टेज अगर आपको आउटपुट में मिलने वाला है, तो हम ये सर्किट को डिज़ाइन करने का और सर्किट की स्टेबिलिटी के बारे में सोचने के लिए हमें जो ये दिक्कत उठानी पड़ती है वो हम यहाँ पे बिना वजह ही क्यों उठा रहे हैं। असल में आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको होता भी है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर है, और वो आंसर क्या है कि ये सर्किट असल में यहाँ पे बफर सर्किट की तरह से वर्क करेगी। सो ये बफर सर्किट की तरह से किस तरह से वर्क करेगी, अब सोचिए अगर इनपुट के वोल्टेज में, मतलब कि ये आपके इनपुट के सिग्नल में सडनली कोई एक चेंज आता है, कोई शॉक आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे सडनली आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी को दूर करते हुए या फिर यूँ कहिए स्टेबिलिटी को ओवरकेम करके हुए यहाँ पे अगर कोई सिग्नल में शॉक आ जाता है, मतलब कि जो सिग्नल आपका छोटा सा इतनी तरह से चलना चाहिए वो अगर इस तरह से एक शॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होगा, यहाँ पे शॉक आने के बावजूद भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किट के अंदर जुड़े हुए आपके 3 रजिस्टर्स RC1, RC2 और आपका RE, और ये 2 आपके ट्रांजिस्टर, ये सभी कंपोनेंट यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक सर्किट के अंदर मौजूद होते हैं। सो ये सभी कंपोनेंट यहाँ पे इस सडनली आने वाले वोल्टेज के राइजिंग को ये क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जिस वजह से आपका ये जो आउटपुट है ना वो आउटपुट इस पूरे के पूरे शॉक को क्या कर सकता है, ओवरकेम कर सकता है। मतलब कि वो इस सर्किट की वजह से आउटपुट में आपको ऐसा कोई भी शॉक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शॉक यहाँ पे
इन पांच कंपोनेंट की वजह से बीच में ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इस सर्किट में ही और इस फीडबैक के इस पूरे के पूरे लूप में ही, मतलब कि इस मैकेनिज्म की वजह से वो वहां पे क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। सो इसी वजह से आप यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल के बीच में इस सर्किट के इस ट्राइंगल को, जिस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑप एम्प का सिंबल, सो ये ट्राइंगल आपके लिए यहाँ पे एज अ बफर वर्क करता है। सो इसी वजह से हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल लेकर, मतलब कि यहाँ पे 1 + k के पॉजिटिव स्केलर के फैक्टर को हम यहाँ पे 1 बनाकर, जो हमने यहाँ पे ये डायरेक्टली फीडबैक अप्लाई किया है और R1 को इन्फिनिटी होने दिया है ना, वो इसी वजह से होने दिया है कि जिस वजह से आप यहाँ पे इस सर्किट को इस तरह से मेंटेन कर सके कि जिसके रीजन से आपको यहाँ पे 1 + k का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ यूनिटी मिलकर आए। और इस वजह से आपकी ये यूनिटी फॉलोअर सर्किट 3 अलग अलग नाम, यूनिटी फॉलोअर, वोल्टेज फॉलोअर और यूनिटी गेन बफर के नाम से जानी जा सके, और दूसरी बात कि वो अप्लाई भी हो सके। फिर आगे देखिए, as the input signal is connected directly to the non-inverting input of the amplifier, the output signal is not inverted। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे आपका इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया गया है, सो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी यहाँ पे नॉट इन्वर्टेड मिलेगा, मतलब कि इन फेज मिलेगा, जो बात मैंने आगे आपको ऑलरेडी बताई थी। सो ये थी हमारी यूनिटी फॉलोअर सर्किट की डेफिनेशन, या फिर यूं कहिए कि किस तरह से हमने यूनिटी फॉलोअर सर्किट को हमारी बेसिक नॉन इन्वर्टिंग लीनियर एम्पलीफायर के सर्किट से डिजाइन किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। फिर आगे देखते हैं कि आगे अभी भी वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें यहाँ पे यूनिटी फॉलोअर सर्किट के बारे में जाननी चाहिए। सो देखते हैं यूनिटी फॉलोअर सर्किट। Hence VO is equals to V in। सो ये जो हमारा इक्वेशन था ना, उस इक्वेशन में हमने 1 + k is equals to क्या सेट कर दिया है, 1। सो इस वजह से आप यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। Hence VO is equals to V in। This makes voltage follower circuit deal us as यूनिटी गेन बफर सर्किट। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई कि किस तरह से ये यूनिटी गेन बफर सर्किट है। The advantages of unity gain voltage follower is that it can be used when impedance matching or circuit isolation is more important than amplification because it मेंटेन्स द सिग्नल वोल्टेज। अब देखिए, एक बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि सर्किट के आइसोलेशन के लिए, मतलब कि अगर आप यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में ये आइसोलेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये आपका इम्पीडेंस मैचिंग। अब देखिए, इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों में इम्पीडेंस, या फिर यूं कहिए सर्किट के दोनों पोर्शन की ओर, मतलब कि ये इनपुट के पोर्शन की ओर और ये आउटपुट के पोर्शन की ओर, दोनों पोर्शन में आपको यहाँ पे इम्पीडेंस को क्या करना है, इक्वल बनाना है। सो अगर इम्पीडेंस इक्वल बनते हैं तो यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट में वोल्टेजेस भी क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। अगर ये इम्पीडेंस इक्वल नहीं है तो आपको ये वोल्टेज का जो इक्वालिटी का रेशियो है, वो रेशियो भी यहाँ पे आपको 1 नहीं मिलेगा। सो अगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज का रेशियो 1 बन के आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर्किट के दोनों छोर के ऊपर, मतलब कि इस क्राइटेरिया के दोनों छोर के ऊपर इम्पीडेंस का मैचिंग हो चुका है। सो आप यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी इस यूनिटी फॉलोअर सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सर्किट का आइसोलेशन है वो तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि किस तरह से ये बफर की तरह इस्तेमाल होता है। सो यही बात आपको नोटिस करनी है कि ये जो इसका एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है कि ये इम्पीडेंस मैचिंग और सर्किट के आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये तभी इस्तेमाल हो सकता है जब आपके लिए एम्प्लीफिकेशन का पर्पस यहाँ पे बहुत मायने ना रखता हो तब। क्योंकि अगर आप इस सर्किट को एम्प्लीफिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन होना पॉसिबल नहीं है। या तो आप इसे सर्किट के आइसोलेशन के साथ इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ में पॉसिबल नहीं है। The input impedance of a voltage follower is very high। कितना होता है, above 1 मेगा ओहम। सो अगर आप यहाँ पे
इन टर्म को समझना चाहते कि किस सिचुएशन में आपका ये यूनिटी फॉलोअर का जो इनपुट का इंपीडेंस है वो 1 मेगा ओहम बनता है। सो आपको यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मतलब कि ओपेम के जो पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, और उस वीडियो की लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने आगे की स्लाइड में समझा था कि R1 रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, सो इस वजह से आपका ये जो इनपुट का टर्मिनल है ना उसमें बहुत ही हाई इंपीडेंस प्रिपेयर होता है। फिर आगे देखिए, इट्स आउटपुट इंपीडेंस इज आल्सो वेरी लो, क्योंकि हमने इसे डायरेक्टली क्या कर दिया है, फीडबैक कर दिया है और कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं किया है। फिर देखिए, द अबोव फिगर शोज द नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज फॉलोअर, तो ये है आपका नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज फॉलोअर, क्योंकि आपने यहाँ पे जो हमारा बेसिक इनपुट है कि जिसके ऊपर हम यहाँ पे VO और Vin की बात कर रहे हैं, वो आपका बेसिक इनपुट यहाँ से दिया जाने वाला है पॉजिटिव टर्मिनल से। इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो इसी वजह से हमने इस यूनिटी फॉलोअर की सर्किट को क्या कहा है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज फॉलोअर। फिर आगे देखिए, इन दिस सर्किट द इनपुट इम्पीडेंस Rin इज मेड इनफाइनिटी, तो ये जो आपका Rin जैसे हमने अभी तक उसे क्या बोला है, R1, तो ये यहाँ पे क्या है, 1 मेगा ओहम की रेंज में बहुत ही इनफाइनाइटली हाई वैल्यूज के साथ है। एंड द फीडबैक इम्पीडेंस RF इज रिड्यूस्ड टू 0, और ये आपका फीडबैक का लूप जो है उसमें RF को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, जिस वजह से वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये थी हमारी यूनिटी फॉलोअर सर्किट के बारे में जो हमने मॉडिफिकेशंस दिए, और इस सर्किट के सिचुएशन में जो इसका एडवांटेजेस बन सकते हैं और ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन के आती है, इसके बारे में डिस्कशंस। अब हम आखिरी स्लाइड में देख लेते हैं जिसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशंस की आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। सो देखिए, आखिरी स्लाइड जो कि यहाँ पे यूनिटी फॉलोअर सर्किट के कुछ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। द आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब कि ये आपका आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट मतलब कि इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली फीडबैक के लूप की तरह से क्या है, कनेक्टेड है। सो दैट फीडबैक इज 100%, मतलब कि जो अगर हम यहाँ पे RF रजिस्टर को इस्तेमाल करते थे हमारी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सर्किट के केस में, तो क्या होता था कि यहाँ पे जितने वैल्यू में आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ से फीडबैक के लिए इस्तेमाल करते थे, उतनी पूरी की पूरी वैल्यू का वोल्टेज यहाँ पे इनपुट में नहीं पहुँचता था, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे RF रजिस्टर के ऊपर क्या हो जाता था, ड्रॉप हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे RF रजिस्टर नहीं है, जिस वजह से आपका फीडबैक क्या रहेगा, 100% रहेगा। एंड Vin इज एग्जैक्टली इक्वल टू द VO, और जिस वजह से आपका जो Vin है, मतलब कि ये आपका इन जो यहाँ पे आप फीडबैक के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के इक्वल में रहेगा, इक्वल टू VO, गिविंग इट फिक्स गेन ऑफ यूनिटी। और इसी वजह से आपको यहाँ पे VO और Vin इक्वल होने की वजह से आपको जो गेन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यूनिटी मिल रहा है। अब देखिए, थोड़ी सी बात आपको फिर से मैं रिपीट करके बता देना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में बताई थी कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में जितने इनपुट प्रोवाइड करता है उसे आप कंसीडर कीजिए कि वो है V1, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में जो आप यहाँ पे एक्चुअल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसे समझिए V2। सो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में ये आपके V1 और V2 असल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिस वजह से जितना फीडबैक आप यहाँ पे VO से लेकर आप यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल में देते हैं, वो वोल्टेज यहाँ पे V2 के साथ मतलब कि इस पॉजिटिव टर्मिनल वाले इनपुट के साथ क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, इक्वल होते हैं, जिस वजह से आप यहाँ पे दोनों को बैलेंस सिचुएशन में कंसीडर कर सकते हैं। द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज गिवन बाय, सो एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, AV। सो ये बनेगा इसके गेन का इक्वेशन। बट Vin मतलब कि इनपुट वोल्टेज कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, पॉजिटिव से, सो ये क्या होगा, V+, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहा है और वो किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो VO इज इक्वल्स टू V-, और कुछ इसी तरह से आपका ये गेन AV इज इक्वल्स टू VO अपॉन Vin
सो इस वजह से ये क्या बन के आएगा, 1 बन के आएगा, क्योंकि ये आपका इनपुट वोल्टेज और ये आपका आउटपुट वोल्टेज दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एग्जैक्टली इक्वल। सो ये आपका गेन का रेशियो बनेगा 1। सो ये था हमारा यूनिटी फॉलोअर का आखिर में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ पे जो हमने सर्किट में मॉडिफिकेशन किया उस मॉडिफिकेशन की वजह से आपको गेन कितना मिलता है, 1 मिलता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको यूनिटी फॉलोअर सर्किट के बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आगे के वीडियोज में। टिल देन गुड बाय।